स्टार्ट करेंगे। कल अगर आपको याद हो हम लोगों ने स्टार्ट किया था नवीन चैप्टर, यस और नो? प्रवेश, कल नवीन चैप्टर स्टार्ट किया था। नवीन चैप्टर का नाम क्या था? सिक्योरिटीज। दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर एज पर योर मॉड्यूल, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिकरा। डू यू रिमेंबर? अरे हाँ या ना? चलिए बच्चों, तो भाई साहब व्हाट एग्जैक्टली सिकरा इज, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट क्या है? मैंने आपको बताया था लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में जो क्या होती है, ट्रेडिंग होती है, उस ट्रेडिंग को रेगुलेट कौन करता है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। कौन सी कंपनी के शेयर्स में जो ट्रेडिंग होती है? लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में जो ट्रेडिंग होती है, उस ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए हमारी सरकार ने सिकरा बनाया। ठीक है। नाउ सिकरा इज नथिंग। अगर मेरे से कोई दुष्यंत सर से कोई शॉर्ट एकदम बोले कि एक वर्ड में बता दो सिकरा क्या है, तो मैं यही बोलूंगा, स्टॉक एक्सचेंज का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेबी को कैसे देना है, ये कहां पे लिखा है? सिकरा में लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद व्हेन वी स्टार्टेड सिकरा, हम लोगों ने देखा कि सिकरा एक्ट कहां पे एप्लीकेबल होता है? सिक्योरिटीज के लिए। किसके लिए? शेयर्स के लिए, सिक्योरिटीज के लिए? सिक्योरिटीज के लिए एप्लीकेबल होता है, नंबर वन। नंबर टू, मैंने आपको बताया स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ऑन द स्पॉट बोल तो तुरंत सेटलमेंट होगा। तुरंत मतलब T+2 ट्रांजेक्शन प्लस सेकेंड डे में सेटलमेंट होगा। थर्ड, कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? अमय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन? शिखा, शिखा, साक्षी, साक्षी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ईसा, डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आई जस्ट चेक द कॉन्फिडेंस। दिशा, सॉरी ईसा, डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वेरी नाइस। म्यूचुअल से क्या हो जाना? डीम्यूचुअल हो जाना। जो पहले प्रॉपर्टी को हम सब क्या करते थे, इकट्ठे होके हम सब ओन करते थे जिस प्रॉपर्टी को, जब स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में कन्वर्ट हुआ तो वो सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? एसोसिएशन से किसको चली गई? सेपरेट लीगल एंटिटी को चली गई। यस और नो बच्चों? उसके बाद लास्ट जो हमारा डिस्कशन था, भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, गवर्नमेंट लोन लेने के लिए, क्या लेने के लिए? पब्लिक से लोन लेने के लिए गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी इश्यू करती है, इन वन ऑफ द मोड्स प्रिस्क्राइब्ड इन पब्लिक डेट्स एक्ट 1944 इज रिफर्ड एज व्हाट बेटा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कौन इश्यू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट था रिकग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हम यही डिस्कस कर रहे थे और समय का बिगुल बच गया था, अगर आपको याद हो तो। रिकग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि इंडिया में इफ सम स्टॉक एक्सचेंज हैज टू फंक्शन एज अ स्टॉक एक्सचेंज, भारत देश में अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज को काम करना है, क्यों फंक्शन करना है, व्हाट बेटा? इफ सम स्टॉक एक्सचेंज वांट्स टू फंक्शन एज अ स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इट हैज टू डू? इट हैज टू टेक रिकग्निशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद है आप सबको? और अगर आपको रजिस्टर, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सो यू हैव टू ऑब्टेन व्हाट बेटा? यू हैव टू ऑब्टेन व्हाट? यू हैव टू ऑब्टेन रिकग्निशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चा लोग, तुमको क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन चाहिए, सॉरी रिकग्निशन चाहिए। रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज नहीं किया, कौन सा वर्ड यूज किया है? रिकग्निशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकग्निशन एंड रजिस्ट्रेशन? बच्चों हमेशा याद रखना, रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। Recognition is, yes, I recognize you. You can function. Registration में you have to follow a procedure to obtain a license from me. So stock exchanges को सिक्रा एक्ट ने ये कहा कि भाई साहब अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज को इंडिया में क्या करना है? फंक्शन करना है, तो खरला क्या करना पड़ी? खरला रिकग्निशन लेना पड़ी रे। किसके पास? भोजपुरी। किसके पास? गंगा मैया का कसम खा रहे हैं, किसके पास रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यू हैव टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? एंड द प्रोसीजर इज क्वाइट सिंपल। एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब किसको? प्राजक्ता
सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब किसको देंगे एप्लीकेशन? डिपार्टमेंट कैपिटल मार्केट डिवीजन विच इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यस और नो, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एप्लीकेशन देंगे प्रिस्क्राइब फॉर्म में, अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब, एसी वेसी ऑन कर लो यार। प्रिस्क्राइब फॉर्म में अलॉन्ग विथ व्हाट बेटा? प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस में हम क्या देंगे? विल गिव एन एप्लीकेशन। उसके बाद एप्लीकेशन के साथ में दो चीजें याद रखना। पहला क्या देना है आपको? अपने बायलॉज देने हैं। व्हाट इज बायलॉज? यस, बाय का मतलब होता है सेल्फ। ओ हीरो, बाय का मतलब क्या होता है? BYE, क्या बोलते हैं? सेल्फ बोलते हैं, क्रिकेट में बोलते हैं लेग बाय, तो लेग से। तो बच्चों बायलॉज का मतलब खुद के लिए, खुद के द्वारा बनाए गए नियम। कॉपी ऑफ बायलॉज, कॉपी ऑफ बायलॉज से क्या निर्धारित होता है? कल मैं बताया था, एक सांस में याद है क्या? कौन है? वेरी नाइस। कौन ब्रोकर बनेगा? सेटलमेंट कितने दिन में होगा? स्टॉक मार्केट कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? ट्रेडिंग कैसे होगा? सेटलमेंट कैसे होगा? ये सारी चीजें कहां पे लिखता है? स्टॉक एक्सचेंज। मीटिंग कौन अटेंड करेगा? मीटिंग में वोट कौन? स्टॉक एक्सचेंज के पूरे आंतरिक मामले, ट्रेडिंग, पूरा स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन कैसे करेगा, ये स्टॉक एक्सचेंज खुद डिसाइड कर सकता है। कैसे डिसाइड कर सकता है? अपने बायलॉज के थ्रू। सो फर्स्ट यू हैव टू गिव द कॉपी ऑफ बायलॉज, और दूसरा रूल्स रिलेटिंग टू व्हाट बेटा? यस। अब इसमें सब आ जाएगा। तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा, तुम्हारे इंटरनल रूल्स क्या होंगे, कहीं ना कहीं जो बायलॉज में था वही कहां पे आ जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में। बट कॉन्स्टिट्यूशन आपके स्टॉक एक्सचेंज में कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? मतलब आपके शेयर होल्डर कितने होंगे? क्योंकि शेयर होल्डर जब स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं तो उसमें हमको क्लासिफाई करना होता है। नंबर 1, ऐसे कौन से शेयर होल्डर होंगे स्टॉक एक्सचेंज के? ऐसे कौन से शेयर होल्डर होंगे जो ब्रोकर भी होंगे और शेयर होल्डर भी होंगे? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का अगर आपको ब्रोकर बनना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी द ब्रोकर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुझे पहले क्या बनना पड़ता है? मुझे पहले क्या बनना होता है? क्योंकि जब आप समझिए, इतिहास समझिए आप, इतिहास ऐसा था कि स्टॉक एक्सचेंज शुरू किसने किया था? हु स्टार्टेड स्टॉक एक्सचेंज? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, कैन आई से इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन? एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या? दैट वाज एन एसोसिएशन ऑफ ब्रोकर्स। ब्रोकर्स का एक समूह था स्टॉक एक्सचेंज बच्चों। तो अगर मैं ये कहूं कि दुष्यंत वांट्स टू बिकम अ स्टॉक ब्रोकर, दुष्यंत हैज टू फर्स्ट बिकम व्हाट? आई हैव टू फर्स्ट बिकम। अब स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बन गई है, अब स्टॉक एक्सचेंज क्या बन गई है? तो मुझे अगर स्टॉक ब्रोकर बनना है तो पहले मुझे उस एसोसिएशन का मेंबर बनना होगा ना। सो फर्स्ट आई नीड टू बी शेयर होल्डर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, आई नीड टू बी द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एंड देन आई कैन बिकम ब्रोकर। तो स्टॉक एक्सचेंज में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको यह भी बताना होता है कि कितने लोग, उसके कितने मेंबर ब्रोकर होंगे और कितने मेंबर ब्रोकर नहीं होंगे। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू गिव इट टू होम बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका एप्लीकेशन किसके पास चला जाएगा? आपका एप्लीकेशन किसके पास जाएगा? योर एप्लीकेशन विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आफ्टर रिसीविंग योर एप्लीकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑन 3 कंडीशंस। आपका एप्लीकेशन प्राप्त करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट 3 कंडीशंस पे अपने आप को क्या करती है? सेटिस्फाई करेगी। पहली कंडीशन कि स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? फेयर ट्रेडिंग करवाएगा, अच्छी ट्रेडिंग को करे, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होगी शेयर्स की वो क्या होगी? अच्छी होगी। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज विल कर रहा है, विल कर रहा है मतलब इट्स विलिंग, विलिंग मतलब इच्छा है, किस चीज की इच्छा है? कंप्लाई करने की इच्छा रखता है। किसी को कंप्लाई करने की इच्छा रखता है? स्टॉक एक्सचेंज इज विलिंग टू कंप्लाई विद व्हाट बेटा? रूल्स, रेगुलेशन, सिकरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन सबको कंप्लाई करने की इच्छा रखता है। और तीसरा, स्टॉक एक्सचेंज को अगर रिकॉग्निशन दिया, स्टॉक एक्सचेंज को अगर क्या किया? परमिशन दिया, तो इससे फायदा क्या होगा? किसका होगा? पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को क्या दोगे? रिकॉग्निशन दोगे, तो इट विल बेनिफिट हुम? इट विल बेनिफिट टू पब्लिक। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को लगना चाहिए। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन देके पब्लिक का फायदा हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्ट्रेशन देके पब्लिक का फायदा हुआ है, हाँ या ना? एक ही चीज याद रखना, स्टॉक एक्सचेंज अगर एक दिन बंद होता है
स्टॉक एक्सचेंज अगर क्या होता है, इफ वन डे बॉम्बे स्टॉक और बीएसई और एनएससी की बात कर रहा हूं, एक दिन के लिए भी इफ स्टॉक एक्सचेंज इज क्लोज्ड, गवर्नमेंट लूजेस अराउंड 15-20,000 करोड़ रुपए, या 15,000 तक 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गवर्नमेंट का जाता है। कैसे? जब शेयर्स में ट्रेड होता है तो आप देखना, जब आपका स्टेटमेंट आता है, शेयर कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, देखना वहां पे आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, एसटीटी बोलते हैं जिसको, टैक्स में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या पढ़ोगे आप लोग। सो यू आर चार्ज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। और कितने शेयर्स ट्रेड होते हैं, आप जस्ट यू कैन नॉट इमेजिन कि एक दिन में इतने शेयर्स ट्रेड होते हैं। ब्रोकर्स को इनकम होती है रोज, एक दिन में जब ट्रेडिंग होगी तो ब्रोकर्स गेट द इनकम, नो, ब्रोकर्स को करोड़ों अरबों रुपए, ऐसे कई ब्रोकर्स हैं जो क्या करते हैं, जो एक दिन में ब्रोकर्स क्या करते हैं, करोड़ रुपए कमा लेते हैं। इसने 5,000 रुपए किए थे क्या? अच्छा, इधर सो बच्चों, ब्रोकर्स कितना कमा लेते हैं एक दिन में? दे अर्न इन करोड्स। सीधा सीधा गवर्नमेंट का 30% इनकम टैक्स किया एक दिन में। एक दिन में जब वहां पे ट्रेड होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, मेनी पीपल कम टू द एरिया ऑफ नरीमन पॉइंट। एक चीज याद रखो, मैं तो छत्तीसगढ़ में रहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ में अपने ब्रोकर से बोलता हूं शेयर खरीदो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज के शोल्डर्स पे, एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम इज बीइंग रन बच्चों। तमिलनाडु से लेके केरला तक, केरला से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके कोलकाता तक, कोलकाता से लेके कच्छ तक, everyone is trading बच्चों। yes or no? So can you just imagine the level of business that stock exchange is generating for the nation? So if we have two stock exchanges, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, just see if they are shut on one particular day, how much the nation loses. ये तो मैं आपको 4-5 हजार के तो टैक्सेशन के रेवेन्यू बता रहा हूं, ये डायरेक्ट लॉस है। इनडायरेक्ट लॉस तो आप इमेजिन कर ही नहीं सकते। मैं स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हूं, मैं एक टैक्सी पकड़ के कहां जाता हूं, स्टॉक एक्सचेंज जाता हूं बच्चों। ओला का भी बिजनेस लॉस है, मैं बता रहा हूं कि इतना लॉस है। अगर एक दिन स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बंद होता है। करोड़ों लोग इंडिया में, मेरे ख्याल से इंडिया इज द कंट्री विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन बट लोवेस्ट नंबर ऑफ प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन हु मेक ट्रेड इनटू स्टॉक मार्केट। पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग कम ट्रेड करते हैं, तो सोचिए वो तो अपने को ग्रो करना है ना। बेटे बच्चों सीधी बात है, कोई मुझसे पूछता है व्हाई वी मस्ट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, मैं एक ही चीज बोलता हूं, अमेरिका का स्टॉक मार्केट ऐसा खतरनाक फंक्शन करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे 75% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। जब 75% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, जस्ट इमेजिन क्या डिमांड होगी सिक्योरिटीज की। जब सिक्योरिटीज की डिमांड ज्यादा होगी तो सिक्योरिटीज के रेट क्या होंगे? अपने आप बूम करेंगे बच्चों। ही इज वेरी करेक्ट। इंडिया में सिर्फ 3% लोग, और अमेरिका की पॉपुलेशन 25 करोड़ है या 40 करोड़ होगी, तो 40 करोड़ का वहां पे 50% या 75%, मेरे को किसने बताया था 75%, 50% मान लो 20 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन 125 करोड़ की है, उसमें से 4 करोड़ लोग। सो समझ रहे हो अपन कितना पीछे है। और अगर इंडिया में 4 करोड़ लोग हैं तो इंडिया में स्टॉक मार्केट का ये हाल है, मतलब इतने अच्छे लेवल पे है। अगर मान लो 4 के 8 करोड़ भी हो जाते हैं, हर एक स्टॉक का प्राइस डबल से ट्रिपल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि डिमांड उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। So that is the simplest reason for which I always ask people. Last year 25 लाख रुपए का नुकसान था मुझे स्टॉक मार्केट में। मेरे माँ बाप ने, मेरे को घर वाले ने, सबने बोला कि छोड़ दे, स्टॉक मार्केट नशा है, तू फालतू में बर्बाद हो जाएगा। But somewhere my subconscious knows that I am going to make huge amount of profit from stock market. आज नहीं होगा, 25 साल के बाद होगा, but I am going to be invested, and every day, you all know, every day I buy shares, I sell notes, whatever income I get, every day I invest. आज भी मैं आज सुबह 10 शेयर खरीद के आया हूं HDFC बैंक के, and I tell also, no, every day I tell. So बस मेरे अंदर एक बिलीफ है कि अच्छे शेयर रहेंगे, क्योंकि मेरा लॉजिक, माई लॉजिक इज सिंपल। लॉजिक इज व्हाट? इफ इकोनॉमी इज ग्रोइंग, बिजनेस इज ग्रोइंग, बच्चों बैंकिंग का डिमांड बढ़ेगा,
If someone asks me why are you buying Reliance का शेयर, I'll tell कि भाई पेट्रोल का डिमांड बढ़ने वाला है, इलेक्ट्रिक आने के बाद भी पेट्रोल का रिप्लेसमेंट नहीं है बच्चों, मिसाइल बैटरी चार्ज करके नहीं चलेगा। एंड मुकेश अंबानी को ज्यादा चिंता है रिलायंस की। मेरे पास 2000 शेयर है रिलायंस के, मुकेश अंबानी के पास 200 कितने करोड़ शेयर होंगे रिलायंस के। तो मेरा चिंता करने के लिए अंबानी है कि मेरे से पहले वो बर्बाद होगा अगर रिलायंस को कुछ होगा। ये सर नो, अरे सर क्या हो बच्चे, फिर तो आप हर एक बिजनेस ग्रो करेंगे। दैट्स व्हाई आई आस्क एवरी वन ऑफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और आज अपने पोर्टफोलियो में ऐड द न्यू शेयर, दैट वर्चुअल पोर्टफोलियो अभी तुम्हारा 2 दिन में डाउन हुआ होगा बहुत बजट के बाद। नेस्ले ऐड किया था किसी ने? नेस्ले ऐड करवाया था मैंने? तुम देखो जिस दिन ऐड करवाया था और आज का रेट देखो कितना गैप है। नेस्ले तुमको ऐड करवाया था। और बच्चों कभी भी ये नहीं सोचने का महंगा शेयर है, यू जस्ट वॉच। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अच्छे शेयर कौन होते हैं। सो नेस्ले देखना, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में देखो, नेक्स्ट नेस्ले मेरे ख्याल से मैंने 14,000 या 15,000 में ऐड करवाया था, 15 में ऐड करवाया था शायद। कितने में ऐड करवाया था? फर्स्ट डे था क्लास का, 15,500 में ऐड करवाया था। अभी कितने देख लो, अभी 16 के आसपास का है मेरे हिसाब से। 16,400 रुपए का स्टॉक है आपका, 900 रुपए। मतलब ये बैंक में 15,000 का एफडी करते ना, तो 15,000 को 16,000 होने में 2 साल लग जाता। बैंक में एफडी कितना मिलता है? 8.6-7%, 15 से 105,000 रुपए का, मतलब 15 से 16,000 होता है 1 साल में। यहाँ पे तुम्हारा 15,500 का 16,500 कितने दिन में हुआ? आई थिंक 10 डेज हो गए अपने को बैच स्टार्ट किए। यस और नो? अच्छा तुम्हारे कुछ शेयर डाउन भी होंगे, पोर्टफोलियो में कुछ डाउन है क्या? छोड़ दो, अपन बाद में डिस्कस करते हैं। पूनम कुछ डाउन भी है क्या? क्रिएट किया था क्या पोर्टफोलियो? सो कौन सा डाउन है? नहीं एक्चुअल भी बड़ा है, डाउन एक भी नहीं है ना। यस बैंक हिंदुस्तान लीवर तो आज 2100 रुपए का शेयर हो गया। तुमको 2000 में ऐड करवाया था मैंने, तुम आज का मत देखो, ओवरऑल देखो 15 दिन में। एचडीएफसी कम हुआ होगा, हाँ एचडीएफसी कम हुआ है। पीएनजी 11,200 में ऐड करवाया था मैंने, अभी कितना है? नहीं फिर पीएनजी मैंने 11 ऐड किया था, और अभी कितना है? तो प्रॉफिट है ना लल्लू। ठीक है चलो बच्चों, एनीवे अल्ट्राटेक सीमेंट ऐड किया था अपन ने, वो भी प्रॉफिट में होगा मेरे ख्याल से 100 रुपए। आज कितना है? 10 रुपए, 100 रुपए का नुकसान है, 10 रुपए का नुकसान है। एनीवे बच्चों, आज स्टॉक ऐड करेंगे पेज इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्री, जॉकी और नथिंग नहीं, ठीक है जॉकी, ठीक है ओके। पेज इंडस्ट्री, तो प्लीज ऐड द स्टॉक पेज इंडस्ट्री। 24,500 का स्टॉक है, देखो परसों 23,000 का था। सो आज ऐड कर लो कौन सा? पेज इंडस्ट्री। बच्चों मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इफ यू चूज गुड स्टॉक्स यू ऑलवेज अर्न प्रॉफिट। स्टॉक मार्केट कैसा भी ऊपर नीचे हो, बट आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, आपको स्टॉक मार्केट में कभी धक्का नहीं लगेगा, बिलीव मी। बजाज ऑटो ऐड किया था ना? बजाज ऑटो भी ऐड किया था ना? छोड़ दो, आज मैं तो आज सिर्फ कौन सा स्टॉक ऐड करो? एक पेज इंडस्ट्री ऐड कर लो, एंड ऐड वन मोर स्टॉक यार, आरती इंडस्ट्रीज। नहीं छोड़ दो, वो छपरी छोड़ दो, पेज बच से पेज छोड़ दो। जो शेयर एकदम आगे से एकदम अचानक से बढ़ता है ना, उसमें ही पैसा नहीं डालने का। इन्वेस्ट इन विच स्टॉक्स? स्लो एंड स्टेडी स्टॉक्स। इन्फोसिस में भी अभी वो थोड़ा सा सेबी का लफड़ा चालू है, इसलिए मैं बोलूंगा दूर रहो। नहीं लेकिन अभी वो ऊपर जाना है, ऊपर जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि वो सेबी वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, उनके इनसाइडर ट्रेडिंग और उनके अकाउंट्स में गड़बड़ है। लेट्स सी। एशियन पेंट इज वेरी गुड स्टॉक, एशियन पेंट इज, वो भी ऐड कर सकते हो। तो दूसरा स्टॉक कौन सा ऐड कर लो? यू कैन ऐड द सेकंड स्टॉक एज एशियन बैंक, एशियन पेंट। बहुत बेहतरीन स्टॉक है एशियन पेंट। 4 दोस्तों ने मिलकर कंपनी शुरू की थी मुंबई में, एंड दैट कंपनी वर्ल्ड की, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग आती है 2nd या 3rd इन टर्म्स ऑफ पेंट। मर्सिडीज की जो कार होती है ना, उनमें भी इसका एशियन पेंट का पेंट लगता है। मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन कि क्या लेवल का बिजनेस कर रहे हैं वो। ठीक है, एनीवे आई हैव एशियन पेंट आल्सो इन माय पोर्टफोलियो, बट बहुत कम ही शेयर हैं, 30 शेयर है मेरे ख्याल से।
एंड मेरे पास 1100 रुपए का एशियन पेंट रखा हुआ है. मैंने जो एशियन पेंट खरीदा था, आई हैड बॉट इट फॉर 1100, आई थिंक 2 या 3 इयर्स अगो खरीदा था. चलिए, हाँ, 1018 रुपए, यस, वो जाएगा 2000 के आसपास दिखा देगा. और अभी दिवाली, अभी खरीद के रखो, दिवाली के आसपास में 2000 रुपए, 2300 तक दिखा देगा. दिवाली सीजन है ना, पूरे साल में वो जितना नहीं बेचता उतना सब कब बेच देता है, दिवाली में बेच देता है. चलिए, एनीवे, और बच्चों हमेशा याद रखना, पेंट का डिमांड बढ़ने वाला ही है. क्यों बढ़ने वाला? सीधा सीधा लॉजिक है. जो लोग पहले 1 BHK फ्लैट में रहते थे, सड़े से फ्लैट में रहते थे, आजकल वो लोग भी यही करते हैं. मतलब इंटीरियर कराना घर का क्या हो गया है, इट्स नेसेसिटी नाउ. सो पेंट बिजनेस, सीमेंट बिजनेस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिरला व्हाइट वगैरह, ये सब कंपनीज ग्रो करेंगी. जो इलेक्ट्रिकल स्विच बनाती है ना, डिजाइनर स्विच, सब लोग चेंज करने वाले हैं इंडिया में. जो सीमेंट कंपनीज विल ग्रो, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ 4-5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का रखा है. सो सीमेंट कंपनीज का, बट सीमेंट कंपनीज करना क्या करने का, सुनना ध्यान से, सीमेंट कंपनी जून में बेच देने का, सॉरी मई में सेल कर देने का. बारिश आता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने नहीं रखने का. 4 महीने हर एक सीमेंट कंपनी का जो वो क्वार्टर होता है, उसका सेल सबका कम होता है. एनीवे, चलिए, नाउ विल स्टार्ट. हो गया जनरल नॉलेज बहुत, बट प्लीज कीप अ ट्रैक ऑन पोर्टफोलियो बच्चों, ठीक है. सिक्योरिटी लॉ का क्लास अपना एक ही बार है, बट मैं चाहता हूं यहां से जो आप लोग लेसन ले, those lessons should remain with you till your entire life, ठीक है. एनीवे, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या, तो मैं ये बोल रहा हूं, आज तुम सब देख रहे हो कि तुम्हारा पोर्टफोलियो, इन्वेस्टेड अमाउंट भी दिख रहा होगा, तुम्हारा पोर्टफोलियो कम से कम 2% ऊपर होगा, 2 से 3% ऊपर होगा, ठीक है. क्यों है इतना ऊपर 2 से 3%? बिकॉज देयर इज अ स्टॉक मार्केट. तुम्हारा पोर्टफोलियो 15 दिन में 3% तुमने ऊपर कर लिया. बैंक में 3% कमाने के लिए तुमको 6 महीने वेट करना पड़ता. क्यों है? बिकॉज देयर इज अ स्टॉक मार्केट. क्यों है बच्चों? क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारे देश में है. सो हमेशा स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन ग्रांट करना इज इन द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट बेटा, पब्लिक, प्रोवाइडेड स्टॉक एक्सचेंज अच्छा हो. इज दैट क्लियर? चलिए एक बार नोट्स में देख लेते क्या लिखा है. इन इंडिया सिर्फ कौन से स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन कर सकते हैं? Only recognized stock exchange can function. Yes or no? In order to take recognition from the central government, क्या करने का है बच्चों? Prescribed form and prescribed fees में application के साथ क्या क्या दोगे? अपने bylaws दोगे. उसके बाद rules relating to constitution of stock exchange, board of directors कौन है, board of directors के powers क्या हैं, members कौन है, जो members हैं वही brokers हैं क्या, ये सारी चीजें बताना है कि तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज को कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन से लोग करते हैं, और उनसे रिलेटेड रूल्स, डायरेक्टर्स को कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, डायरेक्टर्स का पावर क्या है, मेंबर्स के स्टॉक ब्रोकर कौन बन सकता है. तो ये पूरे रूल्स आपको बताने हैं. आपका एप्लीकेशन किसके पास चला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया. और आपका एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, क्या सेटिस्फाइड है? कि तुम्हारे बायलॉज इतने प्यारे हैं. जैसे बायलॉज में तुमने लिखा है कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होगी सुबह 9:30 से लेकर 3:30 तक, और 9 से 9:30 बजे ट्रेडिंग सिर्फ ब्रोकर्स करेंगे. कौन करेंगे? ब्रोकर्स. 9:30 से लेकर 3:30 तक पब्लिक ट्रेड करेगी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है कि नहीं, दिस इज रियली ग्रेट, कि ब्रोकर्स अगर अपने ट्रेड पहले कर लें तो अच्छा हो जाएगा. ब्रोकर फिर बाद में मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, प्राइस ऊपर नीचे नहीं करेंगे. तो मतलब मैं बता रहा हूं, फिर सैटरडे संडे ऑफ है, चलो ठीक है, ये भी अच्छा कि 2 दिन का टाइम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने सिस्टम को क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे. तो ये सब क्या है? बायलॉस पढ़ के ऐसा लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए? कि स्टॉक एक्सचेंज में फेयर ट्रेडिंग होगी. फिर बायलॉस में ये भी लिखा रहेगा कि कोई भी ब्रोकर इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह में शामिल नहीं होगा. सो बायलॉस पढ़ के सेंट्रल गवर्नमेंट के मन में ये आना चाहिए कि भाई बायलॉस ऐसे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है, फेयर हो सकती है. दूसरा बायलॉस पढ़ के क्या समझ में आना चाहिए? कि स्टॉक एक्सचेंज की इच्छा है, क्या इच्छा है? कि वो क्या करेगा, सिगरा के सारी प्रोविजंस को क्या करेगा, कंप्लाई करेगा. और रिकॉग्निशन देने से फायदा होगा. किसको फायदा होगा? पब्लिक को फायदा होगा. If the central government grants recognition, then recognition will be published in where बच्चों? ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट. जहां पे स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, अभी भी रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बोलते. कौन सा ऑफिस बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफिस. रजिस्टर्ड क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो शुरू वाला ही सिस्टम चालू है ना,
कौन सा वाला? जब स्टॉक एक्सचेंज क्या बना था? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो रजिस्टर्ड ऑफिस किसका होता है? कंपनी का होता है। लेकिन व्हेन इट वाज फॉर्म्ड एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी। तो उनके यहाँ पे वही कंसेप्ट आज भी चल रहा है। कौन सा? कि नहीं अबे एओपी लल्लो, एओपी से तो वो कॉर्पोरेटाइज हो गया, लेकिन वो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं। मतलब वहां पे वो, यहाँ पे आइडियली दे शुड हैव रिटन रजिस्टर्ड ऑफिस, बट वो 1956 में जो चल रहा है, क्या चल रहा है? प्रिंसिपल ऑफिस। तो आज भी क्या चल रहा है उनका? प्रिंसिपल ऑफिस। ठीक है। नाउ विड्रॉल ऑफ रिकग्निशन। सब बच्चों ध्यान से देखिए, जब मैं स्टूडेंट था, तुम्हारी एज का था, तुमने थोड़ा सा बड़ा था, एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया था, और मेरे को चाहिए थी एकदम, एक गर्लफ्रेंड बनानी थी मेरे को, बहुत सपना देखा था मैंने, और एग्जीक्यूटिव तक तो बच्चों किस्मत चली नहीं। और फिर मन में एक धारणा बन गई थी कि जो उस समय की लड़कियां हैं वो सिर्फ रईस लड़कों को भाव देती है, रईस या फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली अच्छा दिखे। आई वॉज नन ऑफ द अबव। तो मैंने बोला इफ यू कांट मेक इट फेक इट। तो एक लड़की बहुत पसंद आई मुझे, तो फिर मैंने उसको, लाइब्रेरी में बैठी थी यहीं पे, उसका नाम था स्मिता, शादी हो गई जापान में अभी। तो अब सर मत करना पे फेसबुक पे, सरनेम नहीं बताया। तो क्या हुआ कि बहुत अच्छी थी, सीए कर रही थी वो। फिर मैं एक चीज तो मान गया कि सीए वालों को आगे जाने के नहीं देने का। तो एंड देन उसको मैंने अप्रोच किया। फिर उसको मैंने बताया कि मेरे पापा एमएलए हैं। झूठी था, सफेद झूठ, झूठ नहीं था, सफेद झूठ। तो उसने बोला, ओ यू आर अ सन ऑफ एन एमएलए। मैंने बोला यस। तो उसने पूछा पापा का नाम क्या है? मैंने बोला बलीराम कश्यप। उस समय छत्तीसगढ़ के जगदलपुर करके जगह से वो एमएलए थे, बलीराम कश्यप, बीजेपी से। मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं उसका बेटा दिखता था, वो भी काला था, काला था, मोटा था, तो मैं उसका बेटा दिखता था। तो मैंने बताया कि भाई मैं उसका बेटा हूं। अब उस समय गूगल नहीं था, आज होता तो गूगल चेक करती, सन ऑफ बलीराम कश्यप। अरे ये तो तुम ऐसे नहीं दिखते। अरे मैं उसका ऐसे डायरेक्ट बेटा नहीं हूं, कुछ तो गड़बड़ था हमारे, बताऊंगा बाद में कभी। तो उस समय गूगल था नहीं बच्चों। और गूगल अगर आपको अवेल करना होता है तो आपको साइबर कैफे में जाके बैठना पड़ता है। साइबर कैफे में आप जाते हो, आपका मूड चेंज हो जाता था उस समय। तो बच्चों ध्यान से देखिए, रिजल्ट वगैरह वहीं से निकलते थे, रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो अब बच्चों ये लोग गए वहां पे, मतलब वो उससे बात की बच्चों, एंड देन शी इज लाइक कि काफी फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा आया। फिर मैंने उसको बताया कि आई हैव क्लियर्ड माय सीएस एग्जीक्यूटिव, सॉरी इस समय मैं बड़े एक्सेंट मार के सीएस एग्जीक्यूटिव बोलता हूँ, उस समय बोलता था सीएस एग्जीक्यूटिव। तो सीएस एग्जीक्यूटिव, सॉरी सीएस एग्जीक्यूटिव, तो सीएस एग्जीक्यूटिव हमारा क्लियर हुआ है। एंड देन निकल गई गाड़ी। एंड देन 10-15 डेज के बाद वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, मोर देन फ्रेंड्स रादर। फिर मैंने उसको सच बताया कि कुछ नहीं, मेरे पिताजी एमएलए नहीं है, गवर्नमेंट इंजीनियर है, 5-6 हजार रुपए की सैलरी मिलती है, 3 हजार मेरे को भेजते हैं, 3 हजार में मम्मी पापा आराम से अपना खर्चा चलाते हैं, ऊपर ऊपर का मिल जाए तो बात अलग है। बच्चों कैन आई से शी हैड रिकॉग्नाइज्ड मी, शी हैड गिवन मी द रिकॉग्निशन। अरे हाँ या ना? बट माई रिकॉग्निशन वॉज बेस्ड ऑन फॉल्स इंफॉर्मेशन। मैंने जो रिकॉग्निशन लिया था वो कैसे लिया था बच्चों? सही जानकारी देके या गलत जानकारी देके? रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मैंने, या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ये सुनो बच्चों, मैंने जो जानकारियां दी थी वो क्या थी? गलत थी। या फिर वो लड़की जब मेरे सामने आती थी मैं उसकी पिटाई करता, चप्पल मारता था, मैं उसको जूते से ही मार देता था कभी कभी। क्या कर रहा हूं मैं परसिस्टेंट ब्रीच कर रहा हूं अपनी ड्यूटीज में। मेरा क्या काम है? प्यार बांटने का, बट मैं बांट रहा हूं क्या? नफरत। तो बच्चों क्या किया उसने? बच्चों व्हाट शी कैन डू? शी कैन ऑलवेज विथड्रॉ माई रिकॉग्निशन एज अ मोर देन गुड फ्रेंड, यस और नो बच्चों? शी कुड हैव विथड्रॉन इट, एंड वंस शी डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू विथड्रॉ, दुष्यंत तुम जाओ यहां से, शी गिव मी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहोगे? मैंने बोला मैं बचपन से ही कमीना हूं। अरे इट्स एन एग्जाम्पल, कुछ नहीं बोला, ऐसा कभी हुआ नहीं, मैंने सच कभी नहीं बताया उसको।
हाँ, फिर एकदम लास्ट में बताया जब मेरा पूना छोड़ने का सीन हो गया, मुझे मुंबई जाना था, सीएस बन गया था मैं। एक साल में तो वो बंदी मेरी लाइफ में ही और मैं सीएस बन गया बच्चों। मतलब इतनी लकीएस्ट थी बच्चों। ठीक है, मेरी मम्मी पापा को लगता कि मैं उनके कारण सीएस बनूं, बट उनको सच नहीं पता। एनीवे मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। सो बच्चों, सेम बच्चों, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, लॉ अपने वास्तविक जीवन का एक प्रतिबिंब है। हमेशा याद रखना, जो अपनी लाइफ में होता है लॉ भी वही है। झूठ बोलना पाप है, यहां पे भी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, रिकॉग्निशन लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो मेक श्योर आपने जो भी जानकारियां दी हैं, किसको, whatever information you have provided to the central government, make sure रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, रिकॉग्निशन लेने के टाइम पे बायलॉज में जो जो लिखा है ना, उसको पूरा करो। बायलॉज में लिखा था कि देखो, हम सत्य, ईमानदारी और निष्ठा की नई पराकाष्ठा को क्रॉस कर देंगे। पराकाष्ठा मतलब मैक्सिमम लिमिट। हमारे यहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं, they would be 49%, 51% would be नॉन ब्रोकर्स। मतलब हमारे जो टोटल शेयर होल्डर्स होंगे, उसमें से ऐसे शेयर होल्डर जो स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर भी, वो कितने होंगे, 49%। 51% कौन होगा, प्योरली पब्लिक शेयर होल्डर। प्योरली पब्लिक शेयर होल्डर जो ब्रोकर नहीं है। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि अगर स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ ब्रोकर ही ब्रोकर घुसा दिए, तो मुझे बताओ, साला स्टॉक एक्सचेंज में जो भी काम होगा वो किसके भले के लिए होगा, ब्रोकर्स के भले के लिए होगा बच्चों। हाँ है ना? तो बढ़िया चीजें लिख के दी थी बायलॉज में कि ऐसे इंसान को ब्रोकर नहीं बनाएंगे जो इंसान मनी लॉन्ड्रिंग में, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल है। एक बार रिकग्निशन मिला सबको, साला सबको बच्चों ऑथराइज्ड ब्रोकर बनाया है बच्चों। जैसे मोहम्मद तुम्हारा ऑथराइज्ड स्टॉक ब्रोकर बीएससी और एनएससी के साथ रजिस्टर्ड है। ये लोग शेयर में ट्रेडिंग करवा रहे हैं, बंदूक रख के। इधर आ, वैसे दोनों हाथ ऐसे इसके ऊपर, और यहां से वो चाकू वाकू लेके बोल खरीद वो वाली कंपनी का शेयर जिसका शेयर गिर रहा है धड़ 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 धड़। तो बच्चों कहना इसे, अगर स्टॉक एक्सचेंज को समझ, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि गलत हो गया हमसे, तो क्या वो आपका रिकग्निशन विड्रॉ कर सकते हैं? एक बार आपका रिकग्निशन विड्रॉ हो गया तो क्या होगा? हाँ, फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। अबे तो अगर रिकग्निशन विड्रॉ हो गया, अगर रिकग्निशन, मैं अपना कुछ और ही सोच रहा था। तो अगर मैं अपने एग्जांपल क्रिएट कर रहा था बच्चों, मैं ये बोल रहा था कि मान लो स्मिता को मैंने बोल दिया कि कहानी खत्म, आज से मैंने झूठ बोला था, मैं नंबर 1 का झूठल्ला हूं, ऐसे ही चुमे। वो ये बोलती कि भाड़ में जा कुत्ते। तो फिर जो ट्रांजेक्शन, एक आदेश, साले अब तो झगड़ा हो गया बच्चों, वो अपने घर में अपने घर। ये सुनो, बट जो ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आप मेरे साथ गए थे पानी पूरी खाने के लिए, आप मेरे साथ बैठे थे जेड ब्रिज पे, क्या दिक्कत है बैठने में? जो बातें हमने की थी, क्या वो इनवैलिड हो जाएंगी, वाइड एब इनिशियो हो जाएंगी, शिवम होंगी क्या? तो अपनी दुनिया, वो अपनी दुनिया में खो गया अपने यार। तो बच्चों कहना इसे, अगर तुम्हारा रिकग्निशन विड्रॉ होता तो जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेक्चर अगर गलती से मेरी वाइफ ने देख लिया बच्चों, तो बच्चों मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा बच्चों। ये सब मजाक करता हूँ बच्चों, मैं कुछ भी सीरियस नहीं है, ये सब तो क्या एग्जांपल क्रिएट करने के लिए, मैं बहुत क्रिएटिव रहा हूँ बचपन से। एनीवे, सो भाई साहब इधर देखिए, एक बार मैंने ऐसी क्लास में उल्टी सीधे एग्जांपल दिया था, वो लेक्चर डाल दिया मैंने यूट्यूब पे। तो मेरी वाइफ की मम्मी ने वो बोला कि निधि इसमें से 10 मिनट 25 सेकंड से 13 मिनट्स 29 सेकंड तक देखो, और मैं ऐसे कोई एग्जांपल दे रहा था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उसने अपनी मम्मी को चमका दिया, बोले कि मम्मी प्लीज आप दुष्यंत के बारे में कुछ मत बोला कीजिए। सॉरी, वो मेरा नाम तो लेती नहीं है, प्लीज आप उनके बारे में कुछ बोला मत कीजिए, मैं जानती हूँ वो कैसे हैं। इंप्रेशन है बच्चों, काला चश्मा पहन के कार चलाता हूं इधर। एनीवे, तो ध्यान से देखिए। सो नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, विड्रॉल ऑफ रिकग्निशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर क्या लगता है,
इज द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड दैट रिकॉग्निशन वाज ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन कर लिया तुमने? झूठी जानकारी देके, या फिर क्या करके? फ्रॉड करके, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस चोर उचक्के का रजिस्ट्रेशन क्या कर देना चाहिए? कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि ये लगातार सभी एक्ट को, सिकरा एक्ट को क्या कर रहा है? स्टॉक एक्सचेंज वायलेट कर रहा है। यस और नो? द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, किसको देगी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? किसको देगी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? स्टॉक एक्सचेंज को या उसकी गवर्निंग बॉडी को? गवर्निंग बॉडी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। द विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, अच्छा अब जैसे आपका बच्चे जब आप पैदा हुए थे तो सूचना दिया था सबको फेसबुक पे कि आई एम ब्लेस्ड विद बेबी बॉय, वैसे जब आपका रामनाम सत्य हो जाएगा तो भी क्या होगा? फेसबुक पे सूचना देंगे कि भाई गया, कट गया इसका। यस और नो बच्चों? इसका रिकॉग्निशन गया। तो बच्चों जब आपका रिकॉग्निशन विड्रॉ होगा वो भी कहां पे पब्लिश होगा? ऑफिशियल गैजेट। कहीं कहां के? दोनों जगहों पे, पूरे इंडिया के भी, और जिस जगह पे आपका क्या है प्रिंसिपल स्टेट है वहां पे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां भी। द विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, द विड्रॉवल्स नहीं है, द विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन शैल नॉट अफेक्ट व्हाट बेटा? जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी क्या हुए हैं, हो चुके हैं। अब आप में से किसी एक के मन में ऐसा विचार जरूर आएगा, सर आपने बीएससी से शेयर खरीदा था, कहां से खरीदा था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉग्निशन विड्रॉ हो गया तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, सारा बिजनेस कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो वो शेयर मेरे को बेचना है तो मैं कहां पे जाऊंगा? जो मैंने खरीदा था वो ट्रांजैक्शन तो वैलिड है, बेचना है तो कहां जाऊंगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ बेचूंगा। इज दैट क्लियर? सर दोनों स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉग्निशन कैंसिल हो गया तो फिर नागिन डांस करेंगे, टिंग 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 टिंग, कुछ नहीं होता, ऐसा ऐसा नहीं होगा कभी। ठीक है, चलिए। पावर ऑफ व्हाट बेटा? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज हियर। बच्चों जस्ट इमेजिन कि आप किसी के बर्थडे में गए हो, आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत अमीर फ्रेंड है, और आपको हयात लेके गया है, किसके लिए? उसकी बर्थडे पार्टी के लिए। और आप भी 2 दिन से खाना नहीं खाया आपने भी, क्योंकि आपको भी कहां जाने का मौका मिल रहा है जाने का मौका मिल रहा है बच्चों। तो अगर कोई लेके जा रहा है तो मेरे को बिल्कुल लेके जाना, ठीक है? नहीं मैं खाता ही नहीं ना बच्चों, मैं सिर्फ तुम खाते रहोगे मैं देखते रहूंगा। 10 लगेंगे इधर, तो ये ध्यान रखिए। सो अब आप बच्चों गए उसके बर्थडे पार्टी में, एंड जब आप उसकी पार्टी में एंटर किए, सो आपको सीधे वो बुफे में ले गया, और उसने, हाँ, तो वो आपको सीधे कहां पे ले गया? बुफे में ले गया। एंड देन ही सेड कि देखो तुम सबको खाना वही खाना है जो मैं खाऊंगा। पूनम बोलती है ऐसा कैसे? मैं तो पहले डायरेक्टली डेजर्ट से शुरू करूंगी। तो बोलते नहीं, जिस सीक्वेंस में, आप क्रोनोलॉजी समझिए, जिस सीक्वेंस में क्या होगा, मैं खाना खाऊंगा, आपको भी उसी सीक्वेंस में खाना है, जो मैं खाऊंगा वही आपको खाना है। हाउ वुड यू फील? हाउ वुड यू फील? आपको नहीं लगेगा वो डोमिनेट कर रहे हैं? है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही कर रही है। लॉ बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लॉ बनाया किसने? और सारी पावर्स भी किसको दी थी? खुद को ही दे दी। सारी पावर्स भी किसको दी थी? मतलब कुल मिला के देखिए कैसा है, मतलब लॉ उसने बनाया, और पूरे मार्केट को रेगुलेट करने की पावर भी वो किसको दे रही है? खुद को दे रही। कुछ तो बड़प्पन बताओ, कुछ पावर आईकन एकेडमी को भी दे दो कि 2-3 ट्रांजैक्शन अपन रेगुलेट करेंगे। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूं? हुज पावर्स बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर। सबसे पहला क्या पावर है? टू कॉल फॉर व्हाट बेटा? टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड टू मेक इंक्वायरी। सेकंड पावर क्या है बच्चों? सेकंड पावर इज पावर टू मेक रूल्स। अच्छा, मेक रूल्स का जो पावर है, ये पावर टू अमेंड रूल्स भी इंक्लूड करता है। थर्ड पावर क्या है बच्चों? पावर टू व्हाट बेटा? सुपरसीड द बिजनेस ऑफ होम बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज। Now what is the fourth power? Power to suspend the business of stock exchange. What is the fifth power? Power to issue directions. अच्छा, ये इश्यू डायरेक्शन वाली पावर किसको डेलीगेट की है? सभी को। ये अपन ने कहां पे पढ़ा है? सभी एक में पावर था ना, सभी किसी को भी डायरेक्शन दे सकती है। चलिए इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। चलिए इतना तो अपन पहले पढ़ते हैं। सो नाउ लिसन टू मी एवरीवन।
सो बच्चों ध्यान से देखना, विच इज द फर्स्ट पावर? पावर टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स। ये पावर किसको डेलीगेट कर दिया उन्होंने? यस। नाउ लिसन, आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पावर। यार एसी चालू है क्या? चले, फाउंडेशन से लेके एग्जीक्यूटिव तक इन लोग बेचारे थे, जो मैं एसी के साथ ही स्ट्रगल करता हूं। मेरे पास एसी भी है, लेकिन साला वो सिर्फ टंगा है। एनीवे चलिए, तो सबसे पहली पावर क्या है बच्चों? एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन है ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। द पावर्स ऑफ हुज पावर बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर विच एक्ट? प्लीज हियर, सिकरा के अंदर व्हाट आर द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? पहला क्या है? पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड पीरियोडिकल रिटर्न्स। प्लीज प्लीज डू नॉट टॉक। तो सबसे पहली पावर जो है, और यहां पे मैं एक दूसरे रंग का यूज करके यहां लिख देता हूं, डेलीगेटेड टू, अबे ये बात मत करो, दिस पावर इज डेलीगेटेड टू सेबी। यस और नो बच्चों? नाउ प्लीज हियर बच्चों, सो द वेरी फर्स्ट पावर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज इज, लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर किसके थ्रू एक्सरसाइज करती है? सेबी के थ्रू। और बच्चों ये पावर आपको बड़े, सबको पता है ये पावर। तो क्या सेबी स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है? क्या सेबी स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है? सर कैन यू गिव सम रीसेंट एग्जांपल? व्हाई नॉट? सेबी ने रिसेंटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों से पूछा है कि बताइए, पीएमसी बैंक से लोन लेकर वाधवान ग्रुप ने स्टॉक मार्केट में कितने का ट्रेड किया है? किसी को पता है वाधवान ग्रुप? नहीं। पीएमसी बैंक घोटाले में किसका नाम आया है? दो भाइयों का, एक बाप बेटे का नाम आया है, वाधवान। उनका सरनेम क्या है? वाधवान। मुंबई की एक टॉप 50 रिचेस्ट में से एक है, ठीक है। शाहरुख खान के नेटवर्थ से 10-15 टाइम्स इनका नेटवर्थ ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी इनकी मुंबई में, HDIL, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। शायद ये नहीं सुना होगा आपने, ये सुना होगा आपने, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, DHFL, ये सब लोगों ने सुना होगा। बच्चों एक्चुअली क्या हुआ, पीएमसी बैंक में आपको पता है घोटाला हुआ अभी? आपको पता है पीएमसी बैंक ने अपने पैसे किसको लोन पे दिए थे? DHFL को। किस लिए? आपको पता है DHFL इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। DHFL क्या थी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं। ये लोग क्या करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बैंक से लोन लेते हैं, कितने परसेंट पे? 8% पे, 9% पे। कहां से लोन लेते हैं? बैंक से। और उसको किसको दे देते हैं? होम बायर्स, इंडस्ट्रियल लोगों को देते लोन पे। कितने परसेंट पे? 10%, 11%। लेकिन लोग बैंक की अपेक्षा एनबीएफसी से लोन लेना प्रेफर करते हैं। क्यों? एनबीएफसी के डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह बहुत कम होते हैं, दे आर वेरी अग्रेसिव। आप में से अगर कोई रिसेंटली अगर शॉपिंग करने सेंट्रल वगैरह गया होगा, तो आपको पता होगा जब वो बिलिंग पे आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं, मैम वुड यू लाइक टू पे इन कैश, या फिर आप बजाज फिनसर्व के थ्रू पे करना चाहेंगे? बोलते हैं, एंड बजाज फिनसर्व इज नथिंग, आप जिन्हें जो सामान खरीदा आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। सो वो तुरंत, बच्चों मतलब जितना टाइम किसमें लगता है, आपके बिलिंग जनरेट होने में लगता है, उतने टाइम के अंदर तो वो आपको लोन दे देते हैं आपकी शॉपिंग के मुकाबले, जितना आपने शॉप किया है। और फिर वसूलते भी वैसे ही हैं बच्चों। यस, वो रिकवर भी बहुत फास्ट करते हैं। सो तो पीएमसी बैंक ने किसको लोन दिया? DHFL को। लेकिन DHFL ने क्या किया उस लोन का? DHFL के जो प्रमोटर्स थे, वाधवान ब्रदर्स, इन लोगों ने क्या किया?
इन लोगों ने उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया एंड दे मेड अ लॉस एंड दे मेड अ, तो जब पूरा घोटाला सामने आया तो सेबी ने रिसेंटली डायरेक्शन किसको दिया, दोनों स्टॉक एक्सचेंज को डायरेक्शन दिया, बीएसई और एनएससी को। क्या डायरेक्शन दिया कि बताइए इन लोगों ने कितने कितने दिन कितने कितने रुपए के क्या किए हैं ट्रेड के, पूरे ट्रेड की मुझे क्या चाहिए, जानकारी चाहिए, इनका कितना पैसा स्टॉक एक्सचेंज में फंसा हुआ है। तो नंबर वन, सभी स्टॉक एक्सचेंज से कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है। नंबर टू, अगर सभी स्टॉक एक्सचेंज चाहे बीएसई हो या कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इंफॉर्मेशन मांगती है तो सभी को क्या, सॉरी सभी अगर इंफॉर्मेशन मांगती है तो इनकी जिम्मेदारी क्या है, जिनसे इंफॉर्मेशन मांगी है उनकी जिम्मेदारी क्या है, तुरंत जितने टाइम के अंदर क्या कहा है, सभी ने कहा है उतने टाइम के अंदर क्या करना है, आपको वो जानकारी देनी है। किसको देनी है, अरे किसको देनी है, अरे सभी ने मांगा है तो उसके बगल के पान की दुकान में नहीं दोगे, किसको दोगे, वेरी नाइस। उसके बाद सभी आपको ये भी बोल सकती है कि आप क्या मेंटेन कीजिए, आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, बोथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बोल सकती है। कितने साल के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 साल के अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए सभी बोल सकती है। और सभी अगर चाहे तो सभी क्या कर सकती है, अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है। किस लिए, जो अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन करता है उनको क्या करने के लिए, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर? बट मैं बताऊं ये चीज, अब दुख की बात यह है, बीएससी और एनएससी दोनों ही कंपनी है, दोनों के ऊपर कंपनीज एक्ट लागू होता है। दोनों के ऊपर क्या होता है, कंपनीज एक्ट में लिखा है कि भैया 128 में कि आपको अपने अकाउंट कितने साल तक मेंटेन करने होते हैं, 8 इयर्स तक। तो कहना इसे अब अकाउंट मेंटेन करने वाली बात सभी ना बोल तो अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि बीएससी एंड एनएससी दे हैव टू फॉलो कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज एक्ट मैंडेट्स द कंपनीज टू मेंटेन द अकाउंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स। सभी तो 5 साल बोल रही थी, कंपनीज एक्ट ने 8 साल बोल दिया। हाँ, बट एक पावर सभी का अभी भी इंटैक्ट है। क्या सभी आपके अकाउंट्स में इंस्पेक्ट करवा सकती है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर भेज सकती है अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए, यस और नो? तो पहली पावर है। नॉट कैन समवन लेट मी नो द सेकंड पावर, क्या पावर था सेकंड, सुपरसीड द बिजनेस था क्या, पावर टू मेक रूल्स। बच्चों सबसे टाइम पास पावर, नाउ अच्छा किसकी पावर है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। क्या बनाने की, रूल्स बनाने की। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 2012 में सभी ने बनाए थे। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट, बच्चों मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स, ये कौन बनाता है, ये कौन बनाता है, एक्ट कौन बनाता है, पार्लियामेंट। रूल्स कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब, अरे एग्जीक्यूटिव का मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है रूल्स। अरे हाँ या ना? सो बच्चों ध्यान से देखिए, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड या फिर सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, किसके बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, किसके बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकता है। कौन रूल्स बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहना इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं वो बिल्कुल लॉ जैसे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाए हैं, जो रूल्स बनाए हैं उनकी शक्ल कैसी है, लॉ जैसी है। एंड किसको फॉलो करना पड़ेगा, जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वो किसको फॉलो करना है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैव टू फॉलो दोज रूल्स। कौन से रूल्स, जो किसने बनाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए। सर कैन यू प्लीज गिव एन एग्जांपल, व्हाई नॉट? पहले, बहुत पहले एक स्टॉक एक्सचेंज, जैसे अब भाई एक बात बताओ, अपन इंसान है, क्या हमारे सपने हैं?
ऋषि का क्या सपना है लाइफ में? अगर मैं बोलूं एक सपना कुछ है तो क्या है? सीएस बनना। अभिनंदन, एक सपना जो तू बता सके सबके सामने, वो क्या है? वो सोच लिया उसने मन में, अरे मेरे को भी बता दे, बट लेकिन डिसेंसी हो ना। ये सब बाद में करना, अभी पहले बात। मुंबई में घर खरीदना, मुंबई से कोई विशेष लगाओ? अच्छा भाई, बॉलीवुड तो वही ना। प्रवेश, वन ड्रीम। बट देखिए, इधर देखिए, तो हमेशा जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, दैट शुड बी ऑन योर माउथ। तुरंत बताना चाहिए, ठीक है? ये सोच के बता रहे हैं, मतलब इसका ड्रीम कुछ और था, इसे सच नहीं बताया, ठीक है? चलिए बच्चों, सो वी ऑल हैव ड्रीम्स, वी ऑल हैव गोल्स, इज दैट क्लियर? एंड डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ड्रीम्स बच्चों, मतलब मुझे तो नहीं पता, मैं कोई इतना बड़ा फिलोसफर नहीं हूं, बट जो मुझे लगता है, ड्रीम्स इज समथिंग विच इज बियॉन्ड मनी, एंड गोल इज, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, in terms of professional growth, in terms of money. So what he said, it might be his goal, but what he said is his dream. आपने जो बताया वो आपका गोल है, सीएस बनना। ड्रीम्स आर समथिंग विच आर बियॉन्ड मनी, मतलब वो ड्रीम है। मैं वापस से 20 साल की एज में वापस जाना चाहता हूं, क्या है ये ड्रीम है, ठीक है? आएगा 60-70 के होंगे तो कभी ट्राई करेंगे 20 का बनने का वापस से। एनीवे, तो मुझे तो हर आदमी का अपना ड्रीम है, तो वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज भी कंपनी है। स्टॉक एक्सचेंज को भी पूरा अधिकार है ड्रीम देखने का, सपने देखने का। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सपना था कि उसके शेयर्स भी क्या हो, ट्रेड हो, लेकिन पहले ये अलाउड नहीं था। फिर क्या हुआ बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाए, रूल्स बनाए, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 2012, और फिर अलाउ कर दिया, क्या अलाउ कर दिया, कि एक स्टॉक एक्सचेंज दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स क्या करा सकता है, लिस्ट करा सकता है। एक स्टॉक एक्सचेंज अपने शेयर्स कहां पे लिस्ट करा सकता है? तो जैसे ही वो रूल आया, रूल किसने बनाया, क्या किया, इमीडिएटली क्या हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, अपना पब्लिक इश्यू लेके आया। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी किसके साथ लिस्टेड है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज अ लिस्टेड कंपनी। इट इज लिस्टेड विद whom? इट इज लिस्टेड विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? अच्छा, अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुद के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता तो शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, मतलब मैं तुम्हारे घर पे पढ़ाने खुद ही आता, तो फिर मैं आता, कभी तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं, तुम दरवाजा ही नहीं खोलते। कभी तुम्हारा एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है तो मेरे को वापस नहीं, मेरे को ताला वाला पैर वैर बांध के, मेरे हाथ बांध के बस मुंह खोल के रखते, बोले सर बताओ आगे बढ़ो। सो कैन आई से इट शुड नॉट हैपन। इसलिए उन्होंने क्या किया कि बीएससी को लिस्ट होने का अलाउ किया, और बीएससी कहां पे लिस्ट हो सकता है, एनएससी में लिस्ट हो। इनिशियली डिपॉजिटरीज भी अलाउड नहीं थे लिस्ट होने के लिए। कौन अलाउड नहीं था? बट आप सबको पता है सीडीएसएल इज अ लिस्टेड कंपनी। सीडीएसएल इज अ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इट्स अ डिपॉजिटरी एंड इट्स अ लिस्टेड कंपनी। एनएसडीएल अभी लिस्टेड नहीं है, और ये लिस्टेड नहीं है, कौन, एनएससी लिस्टेड नहीं है। बट एनएसडीएल का अगर पब्लिक इश्यू है ना, आंख बंद करके इसके शेयर खरीद लेना। मतलब एनएसडीएल इतना भयंकर कंपनी है, मतलब सीडीएसएल से 10 टाइम्स बेटर एनएसडीएल। सर आपको कैसे पता? मैंने काम किया वहां पे, सॉरी काम नहीं किया, टाइम पास किया मैंने वहां पे, ये सुनो, आगे बढ़ जाओ। गवर्नमेंट कंपनी थी ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए, क्या बना दिए? अच्छा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए रूल्स तो बना सकती है, प्लस जो स्टॉक एक्सचेंज के खुद के क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के खुद के क्या है, बायलॉज है, उनको भी क्या कर सकती है। ये तो हो गया पहला पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड क्या बना सकती है, रेगुलेशंस बना सकती है, रूल्स बना सकती है। एक और पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है, लेकिन डायरेक्टली बायलॉज नहीं बनाती सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार स्टॉक एक्सचेंज का जो टाइमिंग है ना, वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अमित शाह को लगता है कि नहीं, 7 बजे स्टॉक एक्सचेंज खुलना चाहिए, और भगवान राम की आरती होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में सुबह सुबह।
दोनों स्टॉक एक्सचेंज राम भगवान की और लक्ष्मी माता की आरती के साथ शुरू होगा, ठीक है। और एक पुजारी जो है वो रोज घंटी बजाएगा, तब स्टॉक एक्सचेंज चालू होगा। कितने बजे? सुबह 7 बजे। हु बिलीव्स? अमित शाह को लगता है, हो सकता है आने वाले टाइम पे ऐसा हो जाए। ये सब बाकी के लोग सीए और एनआरसी में प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अमित शाह यहाँ पे करवा भी लेगा रातों रात पार्लियामेंट में। क्रोनोलॉजी को समझिए आप पहले तो। एनीवे, तो बच्चा अब क्या हो गया कि बायलॉज, तो ये सब कहां पे लिखा रहता है? कितने बजे स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ये सब कहां पे लिखा रहता है? तो बच्चों ध्यान से देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? पहले तो कंसल्ट करेगी। किससे कंसल्ट करेगी बच्चों? किससे कंसल्ट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी से क्या करेगी? कंसल्ट करेगी, ठीक है। किस बारे में कंसल्ट करेगी? कि हम आपके बायलॉज को क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू चेंज आपके मार्केट आवर्स के जो है, या फिर एनी बायलॉ, स्टॉक ब्रोकर कौन बनेगा, हम बात करना चाहते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस बेयरर्स के बारे में बात करना चाहते हैं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम उसको चाहते हैं आप उसमें चेंज करें। सो एनी बायलॉज, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। उसके बाद कंसल्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है जरूरी, क्या लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉ में क्या होना चाहिए, बायलॉज मतलब उनके खुद के रूल्स में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? ऑर्डर देती है। किस चीज का ऑर्डर देती है? कि भाई चेंज कर लो। किसको चेंज कर लो? बायलॉज को चेंज कर लो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ऑर्डर दे दिया है, नोटिफाइड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? नोटिफाइड ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, तो स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी क्या करना? बायलॉज को क्या करना? चेंज करना। कितने महीने के अंदर? जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया उसके कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर आपको बायलॉज को क्या करना है? चेंज करना। अगर आपने चेंज नहीं किया बायलॉज, तो इफ यू डू नॉट चेंज योर बायलॉज, देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था, क्या ऑर्डर दिया था? कि बायलॉज चेंज कीजिए, बट आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानी तो कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या लिखा है मैंने? खुद से क्या करेगी? बायलॉज को चेंज करेगी और नए बायलॉज, कौन से लॉज बच्चों? और नए बायलॉज को क्या कर देगी? नोटिफाई कर देगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नए बायलॉज क्या किए? नोटिफाई किए हैं, वही बायलॉज क्या हो जाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज के क्या हो जाएंगे? नए बायलॉज हो जाएंगे। सो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आपके बायलॉज को भी चेंज कर सकती है? अरे हाँ, है ना। चलिए, थर्ड वाला क्या था बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट की तीसरी पावर क्या थी? यस, थर्ड पावर है बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर टू, बच्चों सुपरसीड का मतलब क्या होता है? भंग कर देना। क्या कर देना बेटा? प्रमोद, सुपरसीड का मतलब क्या होता है? भंग कर देना। भंग कर देना, इमोशन के साथ बोलते भंग भंग कर देना, क्या है? तो बच्चों सुपरसीड का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना। किसको सुपरसीड? पावर टू सुपरसीड व्हाट? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या? गवर्निंग बॉडी। कौन सी बॉडी बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी को क्या कर देना? भंग कर देना, खत्म कर देना। सो बच्चों, अगर स्टॉक एक्सचेंज अपनी ड्यूटीज को बराबर क्या नहीं करता, क्या है स्टॉक एक्सचेंज की ड्यूटी? स्टॉक एक्सचेंज में फ्री और फेयर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होनी चाहिए, हाँ या ना? स्टॉक एक्सचेंज में क्या होनी चाहिए? फ्री और फेयर तरीके से क्या होना चाहिए? सिक्योरिटीज में क्या होना चाहिए? लेकिन साला स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनल कंट्रोल ही खिले हुए हैं। साला रोज ब्रोकर रोज इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग होता है, रोज एक नया स्कैम समझ में आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज में। साला समझ में नहीं आ रहा क्या आ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं? डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। अमित शाह का मेल आया स्टॉक एक्सचेंज के बीएससी के सीएमडी को कि बहुत सारी इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। अब चेयरमैन साहब, अब थोड़ा सा रूल नए बदलिए, बायलॉज में चेंजेस कीजिए, तो फिर हम बताएंगे। बीएससी का एमडी अमित शाह को बोलते हैं टकले,
जो सारी इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है वो तेरा बेटा ही कर रहा है, तो दूसरों को भूलने के पहले खुद आईना देखा करो। तो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया था, डायरेक्शन दिया था, ये सुनो, बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने वो भी फॉलो नहीं किया बच्चों। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो भी किसने फॉलो नहीं किए, स्टॉक एक्सचेंज ने फॉलो नहीं किया। तो ये सारे केसेस अगर स्टॉक एक्सचेंज करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, क्या देगी, OOBH, अपॉर्चुनिटी ऑफ किसको, गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का जो गवर्निंग बॉडी है उसको क्या कर दिया जाएगा, और क्या कर दिया जाएगा, सुपरसीड। और जब स्टॉक एक्सचेंज का बॉडी सुपरसीड हो गया तो क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज के पूरे अफेयर्स को मैनेज कौन करेगा, हु वुड मैनेज द एंटायर अफेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के पूरे अफेयर्स को मैनेज कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। स्टॉक एक्सचेंज की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक कौन बन जाएगा, सेंट्रल। द प्रॉपर्टी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विल वेस्ट इन होम बच्चों, वेस्ट मतलब उनके पास आ जाएगी, किसके पास आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और पूरा बिजनेस वगैरह कौन मैनेज करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, कि स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड को क्या कर दिया जाए, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये चीज ध्यान में रखना। ये योग कौन कर रहा है, ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, समझो क्या हो गया, और व्हाट हैज हैपेंड, बच्चों क्या हो गया, स्टॉक एक्सचेंज क्या कर दिया अपन लोगों ने, और व्हाट हैव वी डन, स्टॉक एक्सचेंज को हमने क्या कर दिया है, रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, सुपरसीड का, सुपरसीड करके बाद में हमने रिकॉन्स्टिट्यूट किया। इज दैट क्लियर? लेकिन कब होगा, जब क्या होगा बच्चों, ये सारी चीजें होती हैं। इज दैट क्लियर? नाउ सर, आज अब आपके मन में एक और जिज्ञासा से ये प्रश्न सवाल होगा कि ऐसा आज तक हुआ है, करेक्ट है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ आजाद भारत में, जहां तक मेरी जानकारी है। सर क्या ऐसा कभी विचार आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, कब आया था, विचार कई बार आया होगा बट कर नहीं पाए, यस और नो बच्चों, कब हुआ था ऐसा, जब कोई बात बिगड़ जाए, वेरी नाइस, जब कौन हुआ था, जब हर्षद मेहता का क्या हुआ था, स्कैम हुआ था, देन इट वाज थॉट कि स्टॉक एक्सचेंज को, बिजनेस को क्या कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन उस समय जो तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को सलाह दी कि ऐसा ना किया जाए, नहीं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से जो आने वाले लोन्स हैं वो मिलना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। देश की जो अंतरराष्ट्रीय छवि है उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और उस चक्कर में क्या हुआ बच्चों, हर्षद मेहता का जब स्कैम हुआ था, शेयर का रेट सुबह 40 रुपए था, 400 रुपए था, शाम तक वो शेयर मुझे 4-5 रुपए मिलता था। अरे ऐसा हाल हो गया था कि सब शेयर बेच ही रहे थे, मतलब FIIs जो भी थे बच्चों, एवरीवन वाज सेलिंग, एवरीवन वाज सेलिंग। सेबी का जो बर्थ है, सेबी का जो इवोल्यूशन है, उसका क्रेडिट हर्षद मेहता को जाना चाहिए बच्चों। बट हर्षद मेहता, बिलीव मी, वाज नॉट अ बैड पर्सन। हर्षद मेहता, देयर वर सम लूप होल्स इन द सिस्टम, ही टुक दैट बेनिफिट। और हमेशा याद रखना, हर्षद मेहता ने कभी किसी इन्वेस्टर का नुकसान नहीं कराया। हर्षद मेहता का टारगेट यही था कि शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसलिए हर्षद मेहता, अगर तुम बिग बुल करके ट्रेड करोगे ना, हर्षद मेहता वाज रेफर्ड एज बुल ऑफ द मार्केट। बुल मतलब, बुल जो होता है बच्चों, उसको अटैक करना होता है तो वो जोर से सामने आता है, एंड उसका अटैक करने का स्ट्रेटेजी ये होता है, उठा के फेंकता है। सो बुल इज व्हाट बेटा, जो स्टॉक मार्केट को क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, तेजी।
उनको क्या बोलते हैं? बुल। इज दैट क्लियर? तो ये एक पावर है स्टॉक एक्सचेंज का। क्या बुल रहे? वो बुल बेसिकली इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अभी अभी आई थिंक 2-3 साल पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने भी क्या लगाया है? बुल लगाया है। वो बुल हम कॉपी किए हैं। वो यूएस के मार्केट में भी क्या है बच्चों, जो एनवाईएसई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसके सामने भी आपको बुल मिलेगा। तो इट हैज बिकम अ सिंबल, इट हैज बिकम अ सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ इन द स्टॉक मार्केट। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पावर टू सस्पेंड। बच्चों, I don't remember the exact day, but one fine morning I was in Reliance, and in fact my office at Shivri, and I came to the office at 11:30. ठीक है, मैं आराम से, शिवरी मेरे घर से दूर था, तो लोकल ट्रेन से आता था, तो 11 बजे भाई लोकल में बैठता था, भीड़ नहीं होती थी। ठीक है, आराम से फर्स्ट क्लास में अकेले बैठ के आता था। ऑफिस का टाइमिंग 9:30 था, बट अपने अंदर रईस ही था। ठीक है, तो अपन चुपचाप चोरी से निकल जाते थे बच्चों, मतलब ठीक है। तो मैं बैठा ही था बच्चों, कंप्यूटर ऑन, 11:30 से 12:30 तो मैं कंप्यूटर ऑन करता था बच्चों। तो कंप्यूटर ऑन करके बैठा ही था बच्चों, कॉफी वॉफी लेके आया डेस्क पे। ठीक है, मेरे पीछे एक लड़की बैठती चित्राली, उसके उसके बाद बात किया, क्या हालचाल, क्या। चित्राली का बाप स्टॉक ब्रोकर था। ठीक है, उसकी कंपनी 6 करोड़ की कैपिटल वैल्यू थी उस समय, उसका बाप स्टॉक ब्रोकर था, जेआरडी सिक्योरिटीज नाम था उसकी कंपनी का। ठीक है, सो आई ट्राइड बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो तो उसके बाद थोड़ा बात किया, और अचानक से ना मेरे को ये देखा हमने, हमारे देखते देखते स्टॉक एक्सचेंज का शुरू से ही शौक है। मार्केट एक ही दिन में 2-2.5 हजार पॉइंट नीचे, या उस समय जितना भी था आज के हिसाब से भयंकर नीचे। पूरे स्टॉक, पूरे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में सारे लोग अपने वर्क स्टेशन से उठ के एक जगह इकट्ठे हुए, बोले क्या हो रहा है। क्योंकि रिलायंस के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में बेसिकली गुज्जू, मारवाड़ी और ब्राह्मण्स, ये 3 लोग मिलते हैं, और साउथ इंडियन सुपर सीनियर्स होते हैं। सब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बोले क्या हो गया, क्या हो गया। एंड देन समवन शोड कि यार देखो, इसका चिट्ठी आया है, किसका? रामलिंगम राजू का, सत्यम फ्रॉड। और सत्यम स्कैम के बाद मार्केट ऐसा तहस नहस हुआ कि मैं क्या बताऊं। और उस दिन स्टॉक एक्सचेंज ने खुद से होकर 1 आवर के लिए ट्रेडिंग क्या किया था? सस्पेंड किया था। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ट्रेडिंग वाज सस्पेंडेड। अब ये स्कैम सत्यम स्कैम के बाद हुआ या फिर लीमन ब्रदर्स के फॉल के, दोनों में से कोई एक रीजन था। बट आई विटनेस्ड कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग क्या हुआ है? सस्पेंड हुआ है। बट वो ट्रेडिंग सस्पेंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया, किसने किया? स्टॉक एक्सचेंज ने खुद ने किया। बीएसई और एनएसई दोनों जगह ट्रेडिंग बंद। मार्केट ऐसा गिर रहा था बच्चों, ऐसा गिर रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर, मतलब एचडीएफसी बैंक उस समय 200-300 रुपए मिल रहा होगा, 100 रुपए, 50 रुपए में। मतलब ऐसे कई शेयर थे जो एक दिन में सुबह 100 रुपए में खोले, शाम तक 22 रुपए के थे बच्चों, पूरे फट गए। तो उस दिन स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज की जो बायलॉज है ना, स्टॉक एक्सचेंज के क्या है जो बायलॉज है, वो स्टॉक एक्सचेंज को पावर देते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज खुद से भी क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। लेकिन अगर मान लो उसी दिन बीएससी और एनएससी बेशरम हो जाते, अगर ये खुद से सस्पेंड नहीं करते अपना बिजनेस, तो क्या नहीं से बच्चों, यस, आप किसी के घर गए, सामने वाला आपको भाव नहीं दे रहा है, तो आप खुद से निकल जाइए। सामने वाला आपको धक्के देके निकाले, उसे अच्छा ये सुनो। तो अगर ये उस दिन अपना बिजनेस खुद से सस्पेंड नहीं करते बच्चों, 1 घंटे या 2 घंटे मार्केट खुला था, इन्वेस्टर्स का 2-3 लाख करोड़ रुपए चला गया था। अभी फिर भी फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट गिरने नहीं देती। जब शेयर का प्राइस गिरता है तो एलआईसी आती है गवर्नमेंट को बचाने के लिए। जब कोई भी कंपनी के शेयर गिरते हैं, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा, जैसे रिलायंस, टॉप 30 सेंसेक्स कंपनीज, निफ्टी की 50 कंपनीज, इनके शेयर क्या होते हैं? गिरते हैं। जैसे आप देखना, जब बजट के दिन 1000 पॉइंट मार्केट गिरा है, उस दिन आप देखना एलआईसी, अगर आपको पता चले तो आप देखना एलआईसी ने कितने का परचेज किया होगा। सो एलआईसी तो गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है बच्चों। उल्टा गवर्नमेंट, मैं कल बोल रहा था प्राइवेटाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए एलआईसी को।
क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब भी ऐसे कोई क्या आते हैं, हिकअप्स आते हैं, गवर्नमेंट को कौन बचाता है, इन्वेस्टर को कौन बचाता है? सीधे LIC 1 लाख करोड़ रुपए डाल देती है, डाले को क्या है तुम्हारी औकात? LIC से बड़ा कोई है ही नहीं बच्चों पूरे इंडिया में, कोई नहीं है LIC से बड़ा। और कमाती ही बहुत है। अब उस दिन रिलायंस का शेयर LIC ने 1372 में खरीदा होगा, आज 1425 का है। आज कितने का है? 1425 का। तो LIC कमाती ही बहुत है। लेकिन आप देखिए कंफर्ट कितना देती है। अगर उस दिन LIC बाइंग नहीं करती तो क्या नहीं, सारे शेयर 1300 रुपए में मिलते, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कितना लूज होता है मार्केट से, जस्ट इमेजिन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर कौन सी पोजीशन होती है, क्या होता है देश में, कोई इमरजेंसी आती है। अब इमरजेंसी मतलब कोई भी है, इमरजेंसी मतलब ऐसा नहीं कि अटैक वटैक हो गया, कोई भी इमरजेंसी आती देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में क्या इश्यू करके, नोटिफिकेशन इश्यू करके क्या कर सकती है बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को क्या कर सकती है? सस्पेंड कर सकती है। कितने दिन के लिए मैक्सिमम? और मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 7 डेज। बच्चों 7 डेज के लिए अगर सस्पेंड हो गया स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस, तो फिर इंडिया छोड़ देना। क्यों? जब वो हर्षद मेहता स्कैम के बाद यूएस ने और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इंडिया को स्टॉक मार्केट बंद करने, क्योंकि किसी भी देश की इमेज बहुत खराब हो जाती है। वी आर नॉट अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। अरे गेटिंग माय पॉइंट, जो अपना स्टॉक एक्सचेंज कभी बंद हो जाए, इनफैक्ट पाकिस्तान का भी नहीं होता यार। तो अच्छा, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज अमीर है कि नहीं है? मुकेश अंबानी अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जितनी भी कंपनियां सबको भी खरीद लेगा, तो भी उसके पास 3 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। So this is the worth of Pakistan Stock Exchange. Yes or no, बच्चों? Anyway, तो बच्चे फिर someone says me कि why do you compare with Pakistan? जो अपने देश में दो गैंग है ना, तो अपन पाकिस्तान को गाली दे तो उनको बुरा लगता है, तो बोलते why do you always compare with Pakistan? मैंने बोला अपने को परेशान कौन करता है? अपने को युद्ध की धमकी कौन देता है? पाकिस्तान धमकी। पूनम बहुत टैलेंटेड है पढ़ाई में, बहुत होशियार है, मैं गधा बच्चा हूं, बट पूनम मुझे कभी गाली नहीं दी, कभी नहीं चिढ़ाती। तो पूनम को रहने दो टॉप, मेरे को क्या करना, मैं तो अपनी मस्ती करूंगा। बट अभिनंदन बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है, बट पूनम हमेशा गाली करता है, ये गधे दुष्यंत कहां जा रहा है, ये तू काला हो गया, अरे तेरी हाइट कम हो गई, और अरे तेरे बाल जा रहे हैं, तू ये होशियार है, मैं कहूं तो मैं, मेरा दुश्मनी किससे होगा? इससे ही होगा ना। अरे हाँ है ना। तो लोग मुझे बोलते हैं व्हाई डू यू कंपेयर विद पाकिस्तान ऑल द टाइम? अपने को धमकी कौन देता युद्ध का? इंडिया को धूल चटा देंगे ऐसा यूएस तो नहीं बोलता। अरे गेटिंग भाई, तो दैट्स द रीजन वी कंपेयर विद पाकिस्तान। ठीक है, एनीवे, तो 7 डेज के लिए सस्पेंड हो गया अपना बिजनेस। क्या हो गया? अच्छा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है कि नहीं, 7 डेज में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की आंख ठंडी नहीं हुई है, उसको लग रहा है कि और पीरियड क्या करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फिर से एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके क्या कर सकती है, स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्या है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का? सॉरी, पावर टू इश्यू। ये पावर किसको डेलीगेट किया है? ये पावर डेलीगेट किया है किसको बच्चों? सेबी को। किसको किसको डायरेक्शन दे सकती है सेबी? और किसको किसको दे सकती है? स्टॉक एक्सचेंज को। उसके बाद किसको डायरेक्शन दे सकती है? लिस्टेड कंपनी है, प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनीज। और किसको दे सकती है? और जितनी भी बाकी कौन है, जितनी भी बाकी की इंटरमीडिएट्स कहां पे काम कर रही हैं? स्टॉक मार्केट में जितनी भी बाकी की इंटरमीडिएट्स काम कर रही है, जैसे कि मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, बैंकर, अंडर राइटर और पोर्टफोलियो मैनेजर भी। बेल बजी और हो गई छुट्टी, हो स्कूल टाइम। अरे कौन है ये सब? अरे कौन है ये सब? दीज ऑल आर व्हाट बेटा? दीज ऑल आर इंटरमीडिएट्स। इन सबको भी डायरेक्शन दे सकती है सभी। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट किया। किसको डेलीगेट किया? सभी को। क्यों डेलीगेट किया? ताकि सभी के पास क्या रहे, ज्यादा अच्छा सुपरविजन रहे। सर कैन यू प्लीज गिव एन एग्जांपल? बच्चों अभी लेटेस्ट सभी ने डायरेक्शंस इश्यू किए हैं। किसको? JF
JFM फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड करके कोई कंपनी है। क्या है कंपनी का नाम? JFM फाइनेंशियल सर्विस करके कोई कंपनी। मैं बता रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेबी। अच्छा सेबी, बच्चों सेबी क्यों डायरेक्शन देती है? मतलब सेबी के पास कोई काम नहीं है क्या? सेबी क्यों डायरेक्शन देगी? इन द इंटरेस्ट ऑफ, किसके फायदे के लिए? पब्लिक बोल सकते हो, इन्वेस्टर बोल सकते हो, या सिक्योरिटीज मार्केट के भले के लिए। सो JFM फाइनेंशियल सर्विस ने क्या किया पता है आपको? डिपॉजिट्स इशू किए हैं। क्या इशू किए हैं? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट कितना दे रही है? 13%। कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रही है? इट्स ऑफरिंग 13% इंटरेस्ट। ये तो अच्छी बात है, 13% इंटरेस्ट दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन्होंने एक प्रॉमिस किया है, क्या? कि जितने लोग इनके यहाँ पे 10 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट देंगे, उनको ये फ्लैट्स दिलवाने वाले हैं मुंबई के किसी एरिया में, और उस फ्लैट पे फ्लैट 50% डिस्काउंट दिलवाने वाले हैं। सभी बोलती है साला तुम बैंकों के भिखारी हो। अरे ये सही तरीका क्या पैसे ऑब्टेन करने का? अरे बच्चों बताओ, तुम फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हो भिखारी, तुम फ्लैट भी बेचने लगे। समझ में आता है रिसेशन है इस हद तक? अरे तुमको कुछ अनयूजुअल नहीं लग रहा है? अरे एक फाइनेंशियल कंपनी जो लोगों से डिपॉजिट ले रही है, वो बोल रही है कि तुमको हम फ्लैट दिलाएंगे 50% पे। डोंट यू थिंक समथिंग अनयूजुअल इज देयर? अरे हाँ है ना हिनल बेन, देयर इज समथिंग विच इज वेरी अनयूजुअल। अरे कैसे होगा फ्लैट पे 50% ऑफ? ये क्या है? अरे तुम पक्का साले चोर हो, तुम पैसा लेके भागोगे? ऐसा लालच देके कोई डिपॉजिट करवाता है क्या? अरे हाँ या ना? तो क्या किया सेबी ने अभी? और सबसे बड़ी बात तो सेबी की भी गलती है, सेबी की नाक के नीचे से इन लोगों ने पैसा उठा भी लिया। अराउंड 150 करोड़ रुपए इन्होंने लोगों से ले लिया। बच्चों इंडिया में मैं देखता हूं पागलों की कमी नहीं है बच्चों। मतलब ये तो देख के समझ में आ रहा है कि फ्रॉड है। सभी ने उसको 3 दिन पहले ऑर्डर दिया कि पूरा पैसा क्या करो। सभी ने उसको 3 दिन पहले ऑर्डर दिया कि रिफंड एंटायर मनी। डायरेक्शन दिया, क्या दिया है? तो डोंट यू थिंक सेबी हैज द पावर ऑफ गिविंग? किसी को भी डायरेक्शन दे सकती है, स्टॉक एक्सचेंज को डायरेक्शन दे सकती है, किसी कंपनी को डायरेक्शन दे सकती है। देन अभी कंपनी इन्फोसिस को डायरेक्शन दिया है कि क्या करवाओ, अपना फॉरेंसिक ऑडिट करवाओ। कौन सा ऑडिट कराओ? तो सेबी हैज ऑल द पावर्स। नेक्स्ट पावर क्या है बच्चों? पावर 2। अरे वो एक रूल्स वाली पावर थी ना। अच्छा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक रूल बनाने की पावर थी, वो डिस्कस की ना मैंने। अच्छा रूल की पावर मैंने बताई, पहले की तो रूल बना सकती है। और सुनो ध्यान से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाती है, देखो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 पावर होती है। एक क्या बनाने की? रूल्स बनाने की, रूल्स एंड रेगुलेशन। और एक क्या होती है? बायलॉज को क्या करवाने की। तो ये तो अपन ने कर ली। रूल्स भी बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने बताया भी था। उसमें एक चीज याद रखना कि जो भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उसको लोकसभा और राज्यसभा में रखना होता है। कहां पे रखना होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना लेगी? रूल्स बनाएगी। और रूल्स के ऊपर चर्चा कहां पे होगी? रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, बट चर्चा कहां पे होगी उसके ऊपर? लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी। कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए। मतलब 30 डेज के लिए आपको वो रूल्स कहां पे रखने हैं? पार्लियामेंट में रखने हैं। और कब रखने हैं पार्लियामेंट में? ओए जब पार्लियामेंट किसमें है? जब पार्लियामेंट किसमें है? जब पार्लियामेंट सेशन में है। पार्लियामेंट किसमें है? सेशन में। तब उसके ऊपर क्या होगी? चर्चा होगी। कहां गए हैं? हाँ पार्लियामेंट क्या है? सेशन में। ओए ओए ओए, रूल्स किसने बनाए थे? किसके लिए बनाए थे? स्टॉक एक्सचेंज के लिए। वो जैसे मैंने बताया कि बीएससी को अलाउ किया कि तुम लिस्ट हो सकते हो, रूल्स बना के चर्चा होगी पार्लियामेंट में। ठीक है बच्चों, कई पार्लियामेंट में कांग्रेस वाले वॉकआउट करेंगे। कुछ भी नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी, ये रूल्स खराब है बोलेंगे। तो फिर अमित शाह क्या बोलेगा? क्रोनोलॉजी को समझो। और फिर अमित शाह क्या करेगा? ठीक है बोलेगा नहीं कांग्रेस वाले सही बोल रहे हैं। तो जो रूल्स बनाए थे उसमें से 5 पैराग्राफ क्या कर दिए? हटा दिए। तब क्या बन गए बच्चों? या तो हो सकता है कि क्या बन जाएंगे?
न्यू रूल्स बन जाएंगे या फिर पुराने रूल्स क्या हो जाएंगे, सॉरी या तो न्यू रूल बन जाएगा, एज इट इज बन जाएगा, एज इट इज मतलब जैसा जैसा पार्लियामेंट में आया था वैसा, या फिर नया रूल बनेगा बट उसमें क्या होगा, अमेंडमेंट होंगे। ये अमेंडमेंट किसने करवाए हैं, नहीं नहीं, ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट में हुए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए रूल्स बनाए थे, रूल्स बना के पार्लियामेंट में दिए, पार्लियामेंट में चेंजेस हो गए। तो हमेशा याद रखना, चाहे वो न्यू रूल्स हो या फिर चाहे वो कौन से रूल्स हो, ये दोनों रूल्स किसको अफेक्ट नहीं करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट नहीं करेंगे जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में हो चुके हैं। आदिश ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक सोने की चेन दी, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद आदेश फोन करता है कि ठीक है ब्रेकअप हो गया, हैप्पी ब्रेकअप, आई एम वेरी हैप्पी विद द थिंग्स दैट हैव बीन प्रोग्रेस्ड, मेरी चेन वापस कर। यस और नो? तू हर जगह देहाती एक ही चीज बोलेगा, बेंटेक्स की है सर। सोच देखो, मतलब ये लोग ऐसे हैं ना, ये सपने में सोने की चेन भी नहीं सोच सकते। तो जब मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये वापस मांग रहे, बोले मेरी चेन वापस करो। तो लड़की बोलती मेरा चैन वापस करो जो तुमने चुराया था इतने टाइम से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द ब्रेकअप शेल नॉट अफेक्ट द ट्रांजेक्शंस दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो जो नए रूल्स बनेंगे, जो अमेंडेड रूल्स होंगे, वो किसको अफेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा एक मिनट, डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड बायलॉज? रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जो सबको फॉलो करना है। बायलॉज स्टॉक एक्सचेंज अपने लिए खुद बनाता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी पावर्स मैंने आपके साथ डिस्कस की। चलिए फटाक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी मैंने पढ़ाया आपके साथ। सबसे पहली पावर क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पावर? पावर टू कॉल फॉर व्हाट बेटा? पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड मेक इंक्वायरीज। क्या बोलते हैं भाई लोग? If SEBI asks for any information from the stock exchange, then it shall be the duty of stock exchange to provide। ये वाली पावर SEBI को डेलीगेट थी, याद है क्या? Okay. The recognized stock exchange is also required to maintain its account for a period of कितने साल के लिए? ओए recognized stock exchange को अपने अकाउंट से मेंटेन करने कितने वर्षों के लिए? सभी स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है स्टॉक एक्सचेंज के अफेयर्स से रिलेटेड। अफेयर्स मतलब बिजनेस से रिलेटेड। सभी क्या कर सकती है? ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है। क्या मेंटेन, क्या इंस्पेक्ट करने के लिए? अकाउंट्स। स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स व्हाट बेटा? एक पॉइंट मैंने कवर नहीं किया था। स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर व्हाट बेटा? कौन से फॉर्मेट में? इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। और स्टॉक एक्सचेंज को अपनी एनुअल रिपोर्ट, क्या होगा एनुअल रिपोर्ट में? आपके अकाउंट्स आ जाएंगे और पूरे साल भर में आपने कितने करोड़ की सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन कराया, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब आपको बताना है। किसको? सेबी को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। दूसरा क्या है बच्चों? पावर टू मेक। सेक्शन 8 ऑफ सिक्रा 1956 ऑथराइजेस होम बच्चों। कौन सा सेक्शन बच्चों? सेक्शन 8 जो है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है। किस लिए ऑथराइज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है? किसके लिए रूल्स बना सकती है? स्टॉक एक्सचेंज के लिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसके साथ कंसल्ट करके बच्चों? गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज ऑफ द ओपिनियन दैट मेकिंग ऑफ न्यू रूल और अमेंडिंग रूल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज नेसेसरी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर और डायरेक्ट व्हाट बेटा? द एक्सचेंज along with the reasons in writing to make new rule or amend existing rule। कितने महीने के अंदर बच्चों? 2 महीने के अंदर। If the stock exchange does not make rules or amend the existing rules, कितने महीने के अंदर? The central government may itself make or amend the rules and notified in the official gazette। The rules made by the central government will have what बेटा? अच्छा ये कौन से रूल्स के बारे में बात हो रही है बच्चों? बच्चों ये कौन से रूल्स के बारे में बात हो रही है? ये जो पार्लियामेंट में रखे जाएंगे ये रूल्स हैं या बायलॉज हैं? बेसिकली ये बायलॉज वाले रूल्स है। खुद के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या कर सकती है, ब्रैकेट में लिख लेना, वहां पे नोट्स में बायलॉज लिखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या कर सकती है स्टॉक। लेकिन अच्छा तो प्रोसीजर क्या है बच्चों? प्रोसीजर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट पहले क्या करेगी? कंसल्ट करेगी। कंसल्ट करने के बाद आपको ऑर्डर देगी कि क्या करो, रूल्स बनाओ। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कितने महीने का वेट करेगी? अगर 2 महीने तक आपने रूल्स नहीं बनाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली क्या करेगी? नए रूल्स को क्या कर देगी? नए बायलॉज को क्या कर देगी? नोटिफाई कर देगी। और सुनो ध्यान से,
एक पॉइंट जो यहां पे लिखा है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नए रूल्स बनाएगी वो कंपनी लॉ को भी क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। कंपनी लॉ को भी ओवरराइड कर सकते हैं मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कंपनीज एक्ट में जैसे कि लिखा है कि बोर्ड मीटिंग साल में कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। कहां पे लिखा है? क्या स्टॉक एक्सचेंज बायलॉज, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज में चेंज करवा के, रूल्स में चेंज करवा के ये बोल सकती है कि बोर्ड मीटिंग साल में 6 होनी चाहिए? बोर्ड मीटिंग साल में कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है? यस। तो अब कंपनी, अब एक मिनट, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलेगा? हम कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे या अपने बायलॉज को फॉलो करेंगे? हु हैज टू, व्हाट स्टॉक एक्सचेंज हैज टू फॉलो? बायलॉज। स्टॉक एक्सचेंज के लिए उसके बायलॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं देन द कंपनीज। नेक्स्ट पावर क्या है बच्चों? पावर टू सुपरसीड बिजनेस ऑफ होम बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज। सुपरसीडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरसीडिंग? टेकिंग ओवर। टेकिंग ओवर व्हाट? टेकिंग ओवर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। If the central government is of the opinion that recognized stock exchange shall be superseded, जब मैं कहूं कि recognize stock exchange shall be superseded का मतलब पूरा स्टॉक एक्सचेंज सुपरसीड करना या फिर उसकी गवर्निंग बॉडी? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के लिए सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है जो उसके डिसीजन लेती? गवर्निंग बॉडी। The central government will issue a notice to the governing body of stock exchange. The notice will specify what बेटा? नोटिस में क्या लिखा रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस भेजेगी किसको? गवर्निंग बॉडी को। क्या लिखा रहेगा नोटिस में? कि हम तुमको क्या करना चाहते हैं? सुपरसीड करना चाहते हैं। द इंटेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और गवर्निंग बॉडी को क्या देना, क्या देगी सेंट्रल गवर्नमेंट? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। If the central government is not satisfied with what beta? With the representation of governing body, central government क्या issue करेगी? नोटिस इश्यू करेगी। कहां पे इश्यू करेगी? ऑफिशियल गैजेट में, टू सुपरसीड द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट कर देगी? और सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगी? ऑफिसर्स अपॉइंट करेगी अपने, ताकि वो स्टॉक एक्सचेंज के अफेयर्स को मैनेज कर सके। और जैसे ही वो नोटिफिकेशन पब्लिश होगा, क्या होगा? The office of the officers and members of governing body of stock exchange will come to end. स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर जितने भी हैं उनके बारे में ठीक है, वो कुछ निकलेंगे कुछ नहीं निकलेंगे, बट गवर्निंग बॉडी के जितने भी लोग थे, गवर्निंग बॉडी मतलब स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी मतलब स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने लोग थे, वो सबका ऑफिस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कौन मैनेज करेगा स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को? अफेयर्स मतलब बिजनेस को कौन मैनेज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के वो ऑफिसर्स। स्टॉक एक्सचेंज की प्रॉपर्टी का मालिक कौन बन जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसको मैनेज कौन करेगा प्रॉपर्टीज को? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। द सुपरसीडिंग ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस विल कंटिन्यू। कब तक बच्चों? कुछ टाइम नहीं है यहाँ पे। सभी को भंग करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट तो 6 महीने के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता था। यहाँ पे कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं है। तो नोटिफिकेशन में अगर 6 महीने लिखा है तो 6 महीने तक सुपरसीड रहेगा। क्या सुपरसीड रहेगा? गवर्निंग बॉडी। किसकी गवर्निंग बॉडी? स्टॉक एक्सचेंज की। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है? कि आपको क्या करना है? रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। किसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है? इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू बच्चों? और एक मिनट, यहाँ पे रीजन नहीं बताया मैंने, यहाँ पे रीजन नहीं लिखे, लेकिन रीजन आप लिख सकते हो। क्या क्या रीजन है? तुम सिकरा को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तुम सिकरा को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तुम अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में परसिस्टेंट क्या कर रहे हो? ब्रीच कर रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, तुम उसको रोकने के लिए कोई कदम उठा। ये सारे ग्राउंड है जहां पे स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस कौन सुपरसीड कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर याद हो तो सेबी क्या कर सकती थी? सेबी के बिजनेस को कौन सस्पेंड कर सकता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज को बिजनेस को भी क्या कर सकती है? सस्पेंड कर, या सस्पेंड नहीं सॉरी, सुपरसीड कर सकती है। सेबी का बोर्ड सुपरसीड होता था, अगर आपको याद हो, याद है क्या? और स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी। शैल वी स्टॉप? आज के लिए बस करें। जितना मैंने पढ़ाया है सब प्लीज एक बार क्या करके आइएगा? रिवाइज करके आइएगा बच्चों।